जाएंगे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ स्लाइड्स की, क्योंकि आज जो है हमने ज्यादातर काम थ्योरेटिकल पढ़ना है और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। ये स्क्रीन तो आपके मेरे ख्याल से भी शेयर नहीं हुई। मुझे बताना अच्छा जब स्क्रीन शेयर हो जाए। ओके सर। जी, आई गेस अब हो गई होगी स्क्रीन शेयर। हो गई है सर। अच्छा, तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में कल हमने थोड़ी सी बात की भी थी कि डेटाबेस में हमारे पास चार किस्म के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। रिलेशनल डेटाबेस में एक्चुअली चार किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज टेबल्स, सेकंड वन इज फॉर्म्स, थर्ड वन इज क्वेरीज एंड फोर्थ वन इज रिपोर्ट्स। तो अब एक एक को देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। ये टेबल्स क्या हैं? एक्सेस स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ अ डेटाबेस इन वन और मोर टेबल्स, ठीक है। एक्सेस जो है वो सारी इंफॉर्मेशन जो डेटाबेस में होती है, चाहे वो किसी भी एंटिटी या किसी भी बंदे के हवाले से हो, किसी भी एंटिटी के हवाले से हो, उस सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस जो है वो एक या एक से ज्यादा टेबल्स में स्टोर करता है। जिस तरह से अभी हमने जो डेटाबेस बनाई है या जिस डेटाबेस पे अभी हम काम कर रहे हैं, उसमें हमारे पास दो टेबल्स थे। एक टेबल था स्टूडेंट्स के बारे में जो हमने बनाया था, दूसरा टेबल था रिजल्ट्स के बारे में। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट से रिलेटेड होगी वो किस में सेव होगी? वो होगी स्टूडेंट टेबल में सेव। और जो भी इंफॉर्मेशन रिजल्ट से रिलेटेड होगी वो किस में सेव होगी? रिजल्ट्स टेबल में सेव होगी, ठीक है। Information stored in results, information stored in tables is very similar to the Excel worksheet। अगर आपको याद हो तो हमने जो कल परसों एक टेबल बनाया था एक्सेस का, स्टूडेंट टेबल, और उसके अंदर फिर हमने डेटा भी इन्फॉर्म वो जो था वो फिल किया था। डेटा को हमने उसके अंदर फिल आउट जब कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि जिस तरह से एक्सेल की एक वर्कशीट होती है, जिस तरह से आप एमएस एक्सेल पे देखते हो कि जी वो कॉलम्स होते हैं और रोज होती हैं, तो उसी तरह सेम रोज और कॉलम की फॉर्म में हमारे पास एक्सेस में टेबल भी होता है। और ये याद रखो कि एक्सेस में जितने भी हमारे पास रोज होती हैं, जो हॉरिजेंटल रोज होती हैं ऐसे, वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? वो होते हैं हमारे पास रिकॉर्ड्स। और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, इस तरह स्ट्रेट लाइंस में जो कॉलम्स हमारे पास होते हैं, वो क्या होते हैं? वो हमारे पास फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स होते हैं। अच्छा, फॉर्म की तरफ आ जाते हैं। फॉर्म इज एन ऑब्जेक्ट। फॉर्म भी एक एक्सेस डेटाबेस का ऑब्जेक्ट होता है। इट इज यूज फॉर वीविंग, मॉडिफाइंग, डिलीटिंग एंड एडिंग डेटा दैट इज स्टोर्ड इन टेबल्स एंड क्वेरीज। ये किस लिए यूज होता है? ये इसलिए यूज होता है कि जो हमने डेटा टेबल्स के अंदर स्टोर किया है उसको देखने के लिए, उसको हम देखेंगे कैसे? फॉर्म्स की शक्ल में देखेंगे। उसको मॉडिफाई किस तरह करेंगे? फॉर्म्स के जरिए। जिस तरह अक्सर वो आप किसी वेबसाइट पे अपना अकाउंट बना रहे हो तो वहां पे आपके सामने क्या आता है? एक फॉर्म आ जाता है जिस फॉर्म के अंदर आप अपना डेटा फिल आउट करते हो। तो एक्चुअली आप तो वो फॉर्म फिल कर रहे होते हो, लेकिन बैक एंड पे वो टेबल्स के अंदर डेटा जा रहा होता है और डेटा टेबल्स के अंदर स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। इसी तरह से डिलीट करते हैं तो हम तो फॉर्म में ही मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं, अपना नाम लिखते हैं, चेंज करते हैं या डिलीट कर देते हैं, पासवर्ड चेंज करते हैं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि वो बैक एंड पे जाके जो टेबल होता है उसके पीछे, उस टेबल के अंदर मॉडिफिकेशन वगैरह कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह से फिर क्वेरीज आ जाते हैं। क्वेरीज आर यूज टू गैदर सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस। डेटाबेस से अगर आपने कोई खास किस्म की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी हो या रिट्रीव करनी हो या निकालनी हो, यानी आप किसी खास स्टूडेंट के बारे में देखना चाहते हो कि उस स्टूडेंट का क्या रिजल्ट आया था, तो आप किसी खास स्टूडेंट का खास रिजल्ट देखना चाह रहे हो, यानी आपको एक खास किस्म की इंफॉर्मेशन आपके डेटाबेस से चाहिए। तो इस काम के लिए आप क्या करोगे? इस काम के लिए आप क्वेरी लिखोगे। क्वेरी कहते हैं क्वेश्चन करने को, ठीक है, डेटाबेस से क्वेश्चनिंग करना। एंड ऑर्गेनाइज इट ईदर फॉर यूज इन रिपोर्ट्स, और उसको फिर आपको ऑर्गेनाइज भी करना हो, क्योंकि आपने वो इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है सिर्फ अपने लिए ली हो सकता है वो इंफॉर्मेशन आपने आगे किसी को देनी हो, तो वो जिसको दिखाओगे तो उसके सामने रिपोर्ट कार्ड बना के पेश करोगे ना।
तो वो रिपोर्ट्स जनरेट करनी होती हैं, स्क्रीन पे भी व्यू कर सकते हो आप उस क्यूरी के रिजल्ट को। अ क्यूरी कैन कंबाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। ठीक है, क्वेरी जो है वो एक या एक से ज्यादा टेबल से इंफॉर्मेशन उठा सकती है। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि हम लेट सपोज किसी खास स्टूडेंट का खास रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टूडेंट टेबल में पड़ी है, रिजल्ट की इंफॉर्मेशन रिजल्ट टेबल में पड़ी है। हम इन दोनों से इकट्ठी इंफॉर्मेशन लेंगे, यानी स्टूडेंट से स्टूडेंट टेबल से हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेंगे और रिजल्ट टेबल से उसका रिजल्ट लेंगे। तो ये मल्टीपल टेबल से भी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकता है और कंबाइन करके आपको शो कर सकता है। इन सब चीजों को हम अभी बारी बारी पढ़ेंगे भी, देखेंगे भी। ठीक है, जब ये बनाएंगे हमने इंशाल्लाह कल फॉर्म्स बनाने हैं, परसों क्वेरीज बनानी है और नेक्स्ट डे पे रिपोर्ट्स बनानी है। तो जब हम ये सारी चीजें बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको नजर आ जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, अच्छा, रिपोर्ट्स क्या होती हैं? रिपोर्ट्स आर यूज फॉर प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस। डेटाबेस से आपने कोई खास किस्म की इंफॉर्मेशन निकाली, उसको प्रिंट करना है, किसी को शो करना है, तो उसके लिए रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करोगे। रिपोर्ट कैन कंबाइन डेटा फ्रॉम मोर देन वन टेबल्स और क्वेरीज। और इसमें रिपोर्ट में भी एक या एक से ज्यादा टेबल से डेटा आता है और क्वेरीज के जरिए डेटा इसमें लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी, डेटा टाइप्स इन एक्सेस। एक्सेस में डेटा टाइप्स होती हैं। डेटा टाइप्स पे आने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूं एमएस एक्सेस की, जो हमने उस दिन डेटाबेस बनाई थी, और उसमें मैं आपको दिखाता हूं कि डेटा टाइप कहां पे हमने इनकाउंटर की थी। ठीक है, लेट सपोज मैं अभी आपको, चलो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, और इस स्क्रीन पे आपने देखना है, ये एमएस एक्सेस की मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं जी। सामने आ गई है एमएस एक्सेस की स्क्रीन? जी आ गया सर। जी सर आ गई है। अच्छा, ये एमएस एक्सेस की स्क्रीन है। यहां पे लेट सपोज मैं एक टेबल क्रिएट करता हूं, जिस तरह उस दिन हमने किया था, आज दोबारा से रिव्यू भी हो जाएगा। ठीक है, लेट सपोज मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूं। टेबल क्रिएट करने के लिए हम डिजाइन व्यू पे आएंगे, यहां पे आ गए। अब इस टेबल में मैं लिखता हूं, लेट सपोज मैं किसी सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन लिख देता हूं। ठीक है जी, तो सब्जेक्ट का कोड, तो मैं लिखता हूं कोर्स कोड। ठीक है, कोर्स कोड कर देते हैं इसको, कोर्स कोड। ठीक है जी, और इधर मैं आ रहा हूं तो ये देखो इधर क्या लिखा हुआ है, डेटा टाइप। ये सामने ऊपर कॉलम में लिखा है ना, डेटा टाइप। ठीक है, अब ये जो डेटा टाइप है, यही डेटा टाइप एक्सेस में हमारे पास कितनी किस्म की हैं, मैंने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट खोल ली है। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है शॉर्ट टेक्स्ट, उसके बाद लॉन्ग टेक्स्ट, फिर नंबर, लार्ज नंबर, डेट एंड टाइम एक्सटेंडेड, फिर करेंसी, फिर ऑटो नंबर, यस नो, OLE ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, अटैचमेंट, कैलकुलेटेड, लुकअप विजार्ड। ठीक है, अब इन सारी डेटा टाइप्स के बारे में हमने पढ़ना है कि जो इतनी सारी डेटा टाइप्स हमारे पास एक्सेस में हैं, इनमें से इनका क्या क्या काम होता है, यानी किस डेटा टाइप में किस किस्म का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, इनका साइज क्या होता है, एक एक करके अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, हमारे पास एक्सेस में वैसे 12 किस्म की डेटा टाइप जो हैं वो इनकाउंटर करोगे आप। ठीक है, तो मैं वापस आ रहा हूं उसी स्क्रीन पर, और उसमें आपको दिखाते हैं मजे। ये जी आपके सामने डेटा टाइप्स इन एक्सेस सामने आ गया ना? जी सर आ गए। ठीक है, अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर अ फील्ड इज इट्स डेटा टाइप। किसी भी एट्रीब्यूट या किसी भी फील्ड की जो सबसे खास प्रॉपर्टी होती है वो उसकी डेटा टाइप होती है। डेटा टाइप यानी उसके अंदर किस टाइप का डेटा डालोगे। यानी जिस तरह से आप अगर टेबल देखते हो, टेबल में लिखा होता है नेम, तो नेम पढ़ते ही आपको टेबल का नेम, टेबल के ऊपर जो कॉलम का होता है, कॉलम का नेम होता है, तो जैसे ही आप पढ़ते हो कॉलम में नेम, तो आपको पता चल जाता है कि इस कॉलम में आपने क्या डालना है, जस्ट नेम लिखने हैं। उसके बाद अगर आप एक कॉलम नेम पढ़ते हो जिसका कॉलम नेम होता है कॉन्टैक्ट नंबर, तो आपको पता होता है कि इस पूरे कॉलम में आपके पास सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर्स होंगे और कुछ नहीं होगा। इसी तरीके से अगर किसी में लिखा होता है एड्रेस, तो आपको पता है कि इस कॉलम के अंदर सारे एड्रेस आएंगे। ठीक है जी, इसी तरह से आपके पास समटाइम होता है जी मैरिटल स्टेटस, कि आप शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा, तो वहां पे आपको पता होता है कि यहाँ पे क्या होगा, या तो यस नो होगा या सिंगल और मैरिड ये लिखा हुआ होगा, इसके अलावा कोई तीसरी चीज तो हो नहीं सकती। इसी तरीके से आपके पास होता है जेंडर,
जेंडर लिखा हो तो आपको पता है इसके दो ही आंसर हो सकते हैं, या मेल या फीमेल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनकाउंटर करते हो जैसे ही किसी फील्ड को, तो उस फील्ड की डेटा टाइप जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, क्योंकि वो डेटा टाइप ही बताती है कि इस फील्ड के अंदर हम क्या स्टोर कर सकते हैं, क्या स्टोर नहीं कर सकते। अब फील्ड्स डेटा टाइप डिटरमिन्स व्हाट काइंड ऑफ डेटा इट कैन स्टोर, कि किस किस्म का डेटा हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। MS Access supports different types of data, each with a specific purpose. MS Access में हमारे पास तकरीबन 12 किस्म की डेटा टाइप्स हैं और हर एक का अपना अपना खास मकसद है, हर एक में खास किस्म का डेटा स्टोर हो सकता है। आगे क्या लिखा है जी कि द डेटा टाइप डिटरमिन्स द काइंड ऑफ द वैल्यूज दैट यूजर कैन स्टोर इन एनी गिवन फील्ड। कि डेटा टाइप क्या डिटरमिन करती है, डेटा टाइप हमें बताती है कि किस किस्म की वैल्यू हम या यूजर्स, हम लोग जो कि यूजर्स हैं, वो स्टोर कर सकते हैं किसी भी गिवन फील्ड में। ईच वैल्यू कैन स्टोर डेटा कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल ओनली या सिंगल डेटा टाइप, और हर वैल्यू जो है वो किसी खास डेटा टाइप की, किसी एक डेटा टाइप की हो सकती है। मतलब एक वक्त में एक वैल्यू जो है वो 2, 4, 5 किस्म की डेटा टाइप्स की नहीं होती। हमारे पास हर फील्ड की कोई खास एक ही डेटा टाइप होती है, एक से ज्यादा डेटा टाइप्स हमारे पास नहीं होती, ठीक है, किसी खास फील्ड की मैं कह रहा हूं। वैसे तो हमारे पास बहुत सारी है, लेकिन एक पर्टिकुलर फील्ड की जब हम बात करते हैं तो उसकी डेटा टाइप कोई खास ही होगी, एक ही होगी, ठीक है। अब हमारे पास ये डेटा टाइप्स हैं, एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है शॉर्ट टेक्स्ट। शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप है जो कि हमने नेम्स वगैरह के लिए यूज किया था, नेम के लिए किया था, इसके अलावा हमने क्लास के लिए भी शॉर्ट टेक्स्ट को यूज किया था। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि शॉर्ट टेक्स्ट, टेक्स्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स, ठीक है। इसके अंदर क्या आ सकता है, या टेक्स्ट आ सकता है, टेक्स्ट किसे कहते हैं, ABCDEFG, जिस तरह से जो हम लिखते हैं लेटर्स जो लिखते हैं, ठीक है, या कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स के अल्फाबेट्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। जिस तरह से आप लोगों ने क्लास के लिए किया था, तो फर्स्ट ईयर हम अगर लिखते हैं तो फर्स्ट ईयर हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1STYEAR। तो 1 जो है वो एक नंबर है, STYEAR ये क्या है, हमारे पास अल्फाबेट्स हैं, तो कॉम्बिनेशन हो गया। हमने किस तरह लिखा था, 11 लिखा था हमने, ठीक है, वो भी इस तरह से भी हो सकता है। अच्छा, इंक्लूडिंग नंबर्स दैट डू नॉट रिक्वायर कैलकुलेटिंग, ठीक है जी। लेकिन वो नंबर्स आप लिखोगे जिसमें कैलकुलेशन ना हो सकती हो, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टेक्स्ट के अंदर कोई नंबर लिखते हो तो कंप्यूटर उसको एज अ नंबर ट्रीट नहीं करता। कंप्यूटर ये समझता है कि आपने जो इसके अंदर नंबर लिखा है वो नंबर नहीं है बल्कि एक कैरेक्टर है, यानी एक सिंबल है, कैरेक्टर है, वो उसको नंबर नहीं पढ़ता, ठीक है। मतलब उसको ये नहीं पता होता कि ये जो 1 लिखा हुआ है इसकी वैल्यू भी 1 है, वो उसको एज अ कैरेक्टर 1 की, ये 1 की शक्ल का है, एक कैरेक्टर है, जिस तरह ABCD है वैसे ही ये भी एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो इस 1 को जो कि आप शॉर्ट टेक्स्ट के अंदर लिखोगे वो आप कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसमें वो वाले नंबर लिखे जाते हैं जिनकी कैलकुलेशन नहीं होती अमूमन। जिस तरह से कॉन्टैक्ट नंबर होता है, कॉन्टैक्ट नंबर एक नंबर है, लेकिन उसको आपने ना प्लस करना होता है किसी के साथ, ना माइनस करना होता है, ना मल्टीप्लाई करना होता है, ना डिवाइड करना होता है। तो कॉन्टैक्ट नंबर के लिए आप शॉर्ट टेक्स्ट आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा इट्स साइज इज अप टू 255 कैरेक्टर्स। इसका साइज कितना होता है, 255 कैरेक्टर्स तक होता है, यानी ये 255 बाइट्स का होगा। 1 बाइट का एक कैरेक्टर होता है, तो ये 255 या 256 बाइट्स का साइज इसका होता है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ जाता है लॉन्ग टेक्स्ट। लॉन्ग टेक्स्ट कहां पे यूज होता है, लेंथी टेक्स्ट एंड और कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स, ठीक है, जहां पे लंबे लंबे टेक्स्ट लिखने हो। जिस तरीके से एड्रेस हमारा नाम तो ज्यादा से ज्यादा 20, 25, 30 कैरेक्टर्स का होता है, एड्रेस तो लंबा होता है। या समटाइम आप यूट्यूब पे देख लो, यूट्यूब पे आप लिखते हो कि कमेंट्स लिखते हो, अब कोई बंदा कमेंट छोटा लिखता है, कोई बंदा बहुत लंबी चौड़ी कहानियां लिख देता है, तकरीरें लिख देता है कमेंट के अंदर। तो अब वो क्या है, टेक्स्ट की फॉर्म में ना, कमेंट जो आप लिखते हो वो टेक्स्ट है। इसी तरह से जो आपके पास इधर ही चैट बॉक्स है, इसका आपके जो जूम ऐप है, जूम ऐप का जो चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स में आप चैट लिख सकते हो, काफी लंबी चौड़ी भी मेरे ख्याल से लिख सकते होगे, इसमें कोई वो लिमिट नहीं दी हुई मेरे ख्याल से ना। तो लंबी चौड़ी आप अगर चैट लिख सकते हो तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी लॉन्ग टेक्स्ट इसका डेटा टाइप है,
कि आप लंबे लंबे टेक्स्ट इसके अंदर लिख सकते हो। इसका साइज कितना होता है? इसका साइज 64,000 कैरेक्टर्स तक का होता है, 63,999 कैरेक्टर्स का। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास क्या है जी? उसके बाद आपके पास है नंबर। नंबर क्या होता है? न्यूमेरिक डेटा यूज इन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। यहां पे आप सिर्फ न्यूमेरिक डेटा लिख सकते हो और वो डेटा जो है वो आपका कैलकुलेशंस के अंदर भी यूज हो सकता है। ठीक है जी, क्योंकि वो एज अ नंबर कंसीडर होता है, उसको एक्सेस जो है वो नंबर समझता है, उसको कोई कैरेक्टर नहीं समझता। तो इसलिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये वाले सारे काम उस पर परफॉर्म किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। अच्छा, इट्स साइज इज 1 2 4 और 8 बाइट्स। ठीक है, इसकी जो साइज होता है वो या 1 बाइट हो सकता है, 2 बाइट्स हो सकता है, 4 बाइट्स हो सकता है, 8 बाइट्स तक भी इसका साइज हो सकता है, इवन 16 बाइट्स तक भी हो सकता है अगर आपने इसको रिप्लिकेशन आईडी पे सेट किया हो। अच्छा, आपके पास फोर्थ जो डेटा टाइप है वो है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम में क्या होता है कि सम टाइम आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी होती है, जिस तरह हम लोगों ने उस दिन भी डेट ऑफ बर्थ का एक कॉलम बनाया था। तो डेट ऑफ बर्थ में हम क्या करते थे? डेट एंड टाइम हमने सेलेक्ट किया था, ऑटोमेटिकली सामने हमारे कैलेंडर आ जाता था और उस कैलेंडर में से हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते थे। इसका साइज जो है आपके पास 8 बाइट्स का होता है। उसके बाद करेंसी। करेंसी, फर्ज करो कि अगर आप लोगों के पास टेबल है जिसमें आप जो है किसी से सैलरी पूछना चाह रहे हो, तो अब जाहिर है सैलरी जो है वो करेंसी में होती है ना, रुपीज में होगी या डॉलर्स में होगी या यूरोज में होगी या पाउंड्स में होगी। तो उसके लिए आपको जो है करेंसी की डेटा टाइप भी दी हुई है, ताकि अगर किसी ने कोई करेंसी लिखनी हो तो ऑटोमेटिकली वो उसमें करेंसी इजीली ऐड कर सके। यानी अगर रुपीज में तो रुपीज में लिख सके, डॉलर्स में तो डॉलर्स में लिख सके। तो करेंसी वैल्यूज एंड न्यूमेरिक डेटा यूज इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन। और याद रखो कि जो सैलरीज वगैरह होती हैं उन पे तो कैलकुलेशन होती है ना, उन पे इंटरेस्ट लगाया जा सकता है, उनका इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है, उसमें से डिडक्शन हो सकती है, उसमें मजीद एडिशन हो सकती है। तो इसलिए वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज हो सकता है। इन्वॉल्विंग डेटा विद 1 to 4 डेसिमल प्लेसेस। और ये 1 से लेके 4 डेसिमल प्लेसेस तक भी, यानी पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक भी आप करेंसी की वैल्यूज दे सकते हो। इसका साइज भी 8 बाइट्स का होता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर क्या है? अ यूनिक सीक्वेंशियल इंक्रीमेंटेड बाय 1 नंबर, यानी एक यूनिक सीक्वेंशियल नंबर होता है। अगर आप ऑटो नंबर किसी को दे देते हो, किसी फील्ड को आप ऑटो नंबर डेटा टाइप दे देते हो, तो आप पहली को दे दो 1, जैसे ही आप नेक्स्ट रिकॉर्ड को इंटर करने लगोगे तो उस फील्ड या उस एट्रीब्यूट का जिसको आपने ऑटो नंबर डेटा टाइप दी होगी वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा। तीसरे रिकॉर्ड में जाओगे उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगी, चौथे रिकॉर्ड में जाओगे उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगी, पांचवें रिकॉर्ड में जाओगे ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगी। या फिर इसको आप इस तरह भी सेट कर सकते हो कि रैंडम नंबर असाइन करे। रैंडम नंबर से मुराद ये है कि वो नंबर जो 2 नंबर एक जैसे ना हो, मतलब कोई भी नंबर हो, कि एक को जो है वो उसने दे दिया लेट सपोज 786, दूसरे को दे दिया 130, तीसरे को दे दिया 545, पांचवें को दे दिया 679। ठीक है, तो इस तरह रैंडमली नंबर्स भी असाइन कर सकता है एमएस एक्सेस। ठीक है, इट साइज इज 4 बाइट्स। इसका साइज 4 बाइट होता है, लेकिन ये 16 बाइट्स तक भी जा सकता है इफ सेट टू रिप्लिकेशन आईडी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक डेटा टाइप आती है यस नो डेटा टाइप। यस नो डेटा टाइप में क्या होता है कि जिसमें हमारे पास 2 ही किस्म के आंसर पॉसिबल हो। जिस तरह से मैंने आपको अभी मिसाल दी थी कि मैरिटल स्टेटस, आपको पता है कि मैरिटल स्टेटस यानी किसी की शादी हुई है या नहीं हुई, इसके 2 ही आंसर हो सकते हैं कि या सिंगल है या मैरिड है, या कहते हैं कि आर यू मैरिड, तो 2 ही आंसर हो सकते हैं, यस और नो। इसी तरीके से आप जेंडर के बारे में कह सकते हो मेल और फीमेल। ठीक है, तो जहां पे 2 किस्म के आंसर पॉसिबल हो, जिस तरह से यस नो है, ट्रू फॉल्स है, ऑन ऑफ है, इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं इसमें आपके पास यस नो डेटा टाइप यूज होती है। इसका साइज बहुत कम है, 1 बिट का साइज ये लेती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाती है जी अटैचमेंट। अटैचमेंट कहां पे यूज होती है? तो आपने देखा होगा अभी भी, अगर आप इसके चैट बॉक्स को देखो ना, आप लोगों के पास जो चैट बॉक्स है इसको जैसे ही ओपन करो तो यहां पे लिखा हुआ है फाइल, जिधर लिखा है टू एवरीवन, नीचे लिखा है टाइप मैसेज हियर और उसके साथ लिखा है फाइल। ठीक है, फाइल के अंदर आप अपनी तस्वीर भेजना चाहो, कोई वीडियो भेजना चाहो, कोई और चीज भेजना चाहो, कोई सीवी भेजना चाहो, कोई और फाइल भेजना चाहो, तो वो आप यहां से शेयर कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि इसकी जो डेटा टाइप होगी वो अटैचमेंट होगी। ठीक है, तो सम टाइम हमारे पास ऐसा होता है कि डेटाबेस में कोई ऐसी फील्ड होती है जिसमें आपसे पिक्चर वो ऐड करवाना चाह रहे होते हैं कि इंसर्ट योर पिक्चर,
अक्सर फॉर्म्स आपके पास आते हैं ना इंटरनेट पे, इंसर्ट योर पिक्चर, तो आप जहां पे पिक्चर अपलोड करके लगाते हो, तो वो पिक्चर क्या होती है, वो अटैचमेंट होती है। तो वहां पे अटैचमेंट डेटा टाइप उसकी सेलेक्ट की जाती है, उसके बैक एंड पे जो डेटाबेस होती है उसमें। दिस डेटा टाइप इज नॉट अवेलेबल इन अर्लियर वर्जन ऑफ एक्सेस, ये पहले जो एक्सेस के वर्जन थे उनमें नहीं थी, 2013 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई, और 2013 के बाद से सारे जो वर्जन आ रहे हैं उनमें अवेलेबल है डेटा टाइप। इट साइज इज अप टू 2 GB, और इसका जो साइज होता है वो 2 GB तक भी होता है, 2 GB तक, ठीक है जी। उसके बाद जी आ जाते हैं OLE ऑब्जेक्ट्स, ये भी एक डेटा टाइप है। OLE जो ऑब्जेक्ट्स कैन स्टोर पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो और अदर BLOB यानी बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी। ये भी इसी काम के लिए कि पिक्चर्स आपने ऐड करनी हो, ऑडियो क्लिप ऐड करना हो, वीडियोस वगैरह अगर ऐड करवानी, इस तरह के अटैचमेंट्स हो तो उसके लिए OLE ऑब्जेक्ट्स भी यूज होते हैं। इसका साइज जो है वो 2 GB तक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक वो लिंक होता है जिसको क्लिक करो तो आपको वो उठा के किसी पेज के दूसरे हिस्से पे या किसी न्यू पेज पर ले जाता है। जिस तरह अगर आपको देखो तो मैंने आप लोगों को इनवाइट भेजा था जूम का, व्हाट्सएप पे मैंने आपको जूम का इनवाइट भेजा, तो जूम के इनवाइट में क्या लिखा होता है, एक लिंक था आपके पास, ब्लू कलर का ना, अंडरलाइन हुआ लिंक था। जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया तो आपकी जूम की ऐप ओपन हो गई और आप डायरेक्ट किस पे आ गए, आप डायरेक्ट आ गए इसी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे। तो इसका मतलब है कि वो जो मैंने आपको इनवाइट लिंक भेजा था वो असल में क्या था, वो एक हाइपर लिंक था कि जिसको क्लिक करो तो आपको वो कहीं और पहुंचा देता है, ठीक है। तो टेक्स्ट और कॉम्बिनेशंस ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स स्टोर्ड एज टेक्स्ट, और अगर आपको उसको अभी भी आप लिंक को ओपन करके देखो अपने मोबाइल पे या व्हाट्सएप वगैरह पे, तो आपको नजर आ जाएगा कि वो जो लिंक होता है उसके अंदर टेक्स्ट होता है, यानी अल्फाबेट्स वगैरह लिखे होते हैं, और उसके साथ नंबर्स के कॉम्बिनेशंस भी होते हैं, कुछ नंबर्स भी यूज होते हैं, कोई सिंबल्स यूज हुए होते हैं, ठीक है। तो वो हाइपरलिंक एड्रेस होते हैं, ठीक है जी। इट साइज इज अप टू 8 to 192, ईच पार्ट ऑफ द हाइपरलिंक डेटा टाइप कैन कंटेन अप टू 2048 कैरेक्टर्स, ठीक है। ये 8 कैरेक्टर से लेके 192 कैरेक्टर्स तक हो सकता है, 192 बाइट्स तक हो सकता है, और ये 2048 कैरेक्टर्स जो है इसमें आ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है लुकअप विजर्ड। लुकअप विजर्ड भी एक डेटा टाइप है। द लुकअप विजर्ड डेटा टाइप विजर्ड एंट्री इन द डेटा टाइप कॉलम इन द डिजाइन व्यू इज नॉट एक्चुअली अ डेटा टाइप, ये असल में खुद बजाते खुद ये डेटा टाइप नहीं होती, ठीक है। When you choose this entry, a wizard starts to help you define either a simple or a complex lookup field. लेकिन जब आप लुकअप विजर्ड को चूज करते हो तो एक विजर्ड आ जाता है आपके पास, यानी कंप्यूटर आपको हेल्प करता है कि आप डिटरमिन कर सको या डिफाइन कर सको कोई सिंपल या कोई कॉम्प्लेक्स लुकअप फील्ड, यानी एक खास किस्म की लुकअप फील्ड जिसकी खास किस्म की डेटा टाइप आप खुद से बनाना चाहो, वो अगर डिफाइन करना चाहते हो, खुद से कोई नई डेटा टाइप डिफाइन करना चाहते हो तो उसके लिए वो आपको हेल्प करता है। A simple lookup field uses the contents of another table or a value list to validate the contents of a single value per row. यानी आप एक वैल्यू किसी एक रो में उसके कंटेंट्स को वैलिडेट करने के लिए किसी दूसरे टेबल के कंटेंट्स को यूज कर रहे हो तो वो सिंपल लुकअप फील्ड में आता है, जबकि कॉम्प्लेक्स लुकअप फील्ड अलाउज यू टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम डेटा टाइप इन ईच रो, ठीक है। और अगर आपने मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करनी हो सेम डेटा टाइप की हर रो के अंदर तो फिर आप कॉम्प्लेक्स लुकअप फील्ड जो है वो बना सकते हो। बहरहाल ये इतनी ज्यादा यूज नहीं होती इसलिए इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देख रहे, जस्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि ये जितने भी डेटा टाइप्स हैं ये आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं, एमसीक्यूज में आ सकते हैं, तो आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए, डिफिनेशंस इनकी पता होनी चाहिए, इनका यूज पता होना चाहिए और इनकी जो है एग्जांपल्स आप दे सको, और अगर इनका साइज आपको पता हो तो साइज भी लाजमी लिखना क्योंकि एमसीक्यूज में आ सकते हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस भी इस पे आ सकते हैं, ठीक है जी। इट साइज इज डिपेंडेंट ऑन द डेटा टाइप ऑफ लुकअप फील्ड, जिस तरह की आप डेटा टाइप डिफाइन करोगे उसके लिए उस पर डिपेंड करेगा कि इसका साइज क्या होता है। फिर आपके पास है कैलकुलेटेड।
कैलकुलेटेड क्या है कि यू कैन क्रिएट एक्सप्रेशन दैट यूजेस डेटा फ्रॉम वन और मोर फील्ड्स, यानी आप एक ऐसा एक्सप्रेशन बना सकते हो। एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? जिस तरह हम कहते हैं एक्स प्लस वाई या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये एक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है ना। तो एक्सप्रेशन आप बना सकते हो जिसमें आप जो है डिफरेंट फील्ड से वैल्यूज लो। ये कहां पे यूज होते हैं? जिस तरह से फर्ज करो कि अगर आप कोई फॉर्मूला बना रहे हो, आप एक टेबल बनाते हो कि जी एक्स की वैल्यू एंटर करो, वाई की वैल्यू एंटर करो, जेड की वैल्यू एंटर करो, आगे आपने फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो एक्स वाई जेड की जैसी वैल्यूज इंटर होंगी, ऑटोमेटिकली उन वैल्यूज को वहां से उन फील्ड से वो उठाएगा और एक्स वाई जेड को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो चौथी आपकी फील्ड है उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके वैल्यू को डाल देगा, ठीक है जी। तो यू कैन डेजिग्नेट डिफरेंट रिजल्ट डेटा टाइप फ्रॉम द एक्सप्रेशन, और आप इसको डिफरेंट डेटा टाइप दे सकते हो, ठीक है। इसका साइज डिपेंड करता है कि किस टाइप का एक्सप्रेशन आप यूज कर रहे हो, ठीक है जी। अब आ जाता है आपका क्रिएटिंग एंड एडिटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। अब हम जाने लगे हैं वापस प्रैक्टिकल की जानिब, ठीक है। हमारे पास जो 5, 10, 15 मिनट हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकल्स की तरफ वापस चले जाएं। रिलेशनशिप होता क्या है मैं जल्दी से बता दूं और उसके बाद फिर हम चलते हैं, ठीक है। अ डेटाबेस कैन कंटेन मेनी टेबल्स, एक डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं। द रीजन टू पुट मोर देन वन टेबल इन अ डेटाबेस इज दैट इट इज इजियर टू मैनेज इफ ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज इन इट्स ओन टेबल। हम क्यों डालते हैं? इसलिए डालते हैं ताकि एक से ज्यादा टेबल हमारे पास क्यों होते हैं डेटाबेस में? इसलिए होते हैं ताकि हम इजीली मेंटेन कर सकें या मैनेज कर सकें अपनी डेटाबेस को। यानी अगर आपके पास एक सब्जेक्ट के बारे में, स्टूडेंट के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है तो वो स्टूडेंट के टेबल में होनी चाहिए। रिजल्ट्स के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है वो रिजल्ट्स टेबल में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही टेबल में हमारे पास स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन भी हो, रिजल्ट की इंफॉर्मेशन भी हो, उसके कोर्सेज की इंफॉर्मेशन भी हो, क्योंकि फिर वो जो आपके पास टेबल होगा उससे आप मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आसानी से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकोगे। इसलिए अगर अलग अलग टेबल में होगी तो आपके लिए वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना या रिट्रीव करना या उससे इंफॉर्मेशन निकालना आसान होगा। जिस तरह से यहाँ पे एग्जांपल दिए कि फॉर एग्जांपल इन आवर स्टूडेंट डेटाबेस, जो हमने डेटाबेस बनाई थी, वी हैव क्रिएटेड 2 टेबल्स, हमने 2 टेबल्स बनाए थे। एक जो था वो स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को होल्ड कर रहा था जिससे हमने स्टूडेंट टेबल का नाम दिया था, और दूसरा जो था वो रिजल्ट्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा था जिससे हमने रिजल्ट्स का नाम दिया था। द कनेक्शन बिटवीन अ फील्ड इन वन टेबल और अ फील्ड इन अनदर टेबल मस्ट बी डिफाइंड विद इन एक्सेस, ठीक है। आपको एक टेबल की एक फील्ड और दूसरे टेबल की जो फील्ड्स होती हैं उसके बीच में जो कनेक्शन है वो डिफाइन करना पड़ता है कि एक टेबल जो है वो दूसरे टेबल से किस तरह से रिलेटेड है, क्योंकि हम रिलेशनल डेटाबेस पढ़े ना। रिलेशनल डेटाबेस में आपके पास टेबल्स होते हैं और टेबल्स आपस में रिलेटेड होते हैं, तो हमें वो रिलेशनशिप डिफाइन करना पड़ता है। सच अ रिलेशनशिप इज नोन एज, सच अ डिफिनेशन जो हम डिफाइन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको रिलेशनशिप कहते हैं। एंड ईच ऑफ द फील्ड इज सेड टू बी रिलेटेड टू द अदर फील्ड, और आपके पास जो हर फील्ड होती है वो दूसरी फील्ड से रिलेटेड होती है। और इसी रिलेशनशिप्स के जरिए ही रिलेशनशिप्स विल अलाउ यू टू क्रिएट क्वेरीज, इसी के जरिए आप क्वेरीज भी बनाते हो, फॉर्म्स भी बनाते हो, रिपोर्ट्स भी बनाते हो दैट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेवरल टेबल्स एट वन। मैं अब आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं एक्सेस की, ठीक है जी। तो अब इसमें हम बनाते हैं जी। अब आपके सामने जो है वो एक्सेस की स्क्रीन होगी, ठीक है जी। और अब इसके अंदर हमने जो है वो ये हमारे पास स्टूडेंट टेबल है और हमारे पास रिजल्ट्स टेबल है, ठीक है जी। रिजल्ट्स टेबल के अंदर अभी तक हमने कोई इंफॉर्मेशन नहीं डाली, ठीक है, लेकिन हम इसके अंदर डाल सकते हैं। रिजल्ट आईडी में रिजल्ट की आईडी आएगी, स्टूडेंट आईडी जो है वो फॉरेन की है हमारे पास, जो कि स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट टेबल से हमारे पास आया करेगी। एग्जाम टाइप में आप फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म इस तरह से एग्जाम टाइप्स लिख सकते हो, और इसके अंदर स्टूडेंट ने जितने मार्क्स लिए आप उसके मार्क्स भी लिख सकते हो, ठीक है जी। और स्टूडेंट टेबल आपके पास है जिसके अंदर हमने 2 रिकॉर्ड्स अभी बनाए हुए हैं, एक साहिल के नाम से, एक कासिम के नाम से, और दोनों की क्लासेस और डेट ऑफ बर्थ और सिटीज वगैरह हमने डिफाइन की हुई है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि हम रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे। रिलेशनशिप बनाने के लिए याद रखो कि आप लोगों ने आना है पहले इस टैब्स में डेटाबेस टूल्स के टैब पर, और डेटाबेस टूल्स के टैब पर आपने करना है क्लिक, ठीक है जी। जैसे ही आपने यहां पे क्लिक किया तो आपको यहां नजर आएगा रिलेशनशिप्स,
इस पर आपने करना है क्लिक। अब यहां आपने क्लिक कर दिया, रिलेशनशिप पे जैसे क्लिक करोगे तो यहां पे लिखा हुआ है ऐड टेबल्स। ऐड टेबल्स पे जाके आपने ऐड टेबल पे क्लिक करना है। ऐड टेबल्स पे क्लिक करोगे तो जितने भी आपके पास टेबल अवेलेबल हैं, जिस तरह से हमारी डेटाबेस में 2 टेबल्स अवेलेबल हैं, तो वो दोनों आपके सामने आ जाएंगे। तो पहले आप स्टूडेंट टेबल को सिलेक्ट करो और ऐड सिलेक्टेड टेबल पे क्लिक करो, तो आपका पहला टेबल इधर आ गया। फिर रिजल्ट को इसी तरह से सिलेक्ट करो और ये इधर कर लो। ठीक है जी, इसको हम थोड़ा सा दूर करके रख लेते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने रिलेशनशिप डिफाइन करना है। रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए आसान तरीका है कि आप स्टूडेंट आईडी पे क्लिक करो और दबा के रखो, लेफ्ट क्लिक को दबा के रखो और उसको ड्रैग करके लेकर आओ स्टूडेंट आईडी जो आपकी रिजल्ट टेबल में है इसके साथ। स्टूडेंट आईडी को यहां से लेकर यहां तक दबा के ड्रैग करके ले आओ। जैसे ही लेकर आओगे और आप अपने माउस को छोड़ोगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है जी, और इसके अंदर आपने क्या करना है, ये लिखा हुआ इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, इसको आपने चेक कर देना है, क्लिक कर देना है। उसके बाद लिखा है कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स, इसको भी आपने क्लिक कर देना, और कैस्केड डिलीट रिलेटेड फील्ड रिकॉर्ड्स, इसको भी आपने क्लिक कर देना है। रिलेशनशिप टाइप आपके पास 1 to many है, क्योंकि आपको पता है कि 1 to many रिलेशन था कि एक स्टूडेंट जो है उसके मल्टीपल रिजल्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, और आपने यहां पे कर दिया क्रिएट। जैसे ही आपने क्रिएट किया तो अब आप देख सकते हो कि यहां पे आपको एक साइड पे 1 नजर आ रहा होगा, ये 1 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहां पे इंफिनिटी का साइन लगा हुआ है। तो इसका क्या मतलब, 1 मींस के वंस इस साइड से एक स्टूडेंट के, इंफिनिटी मींस मैनी रिजल्ट्स हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके जो रिलेशनशिप था वो क्रिएट हो गया है, जिसको हम 1 to many रिलेशनशिप कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट के मल्टीपल रिजल्ट्स है हमारे पास। अब अगर आपको इस रिलेशनशिप को खत्म करना है और चेंज करना है तो आपने क्या करना है कि इस लाइन पे क्लिक करना है, तो ये डार्क हो जाएगी, जिस तरह आपको नजर आ रही है कि डार्क हो गई होगी। डार्क हो गई है, उसके बाद आपने अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करना है। डिलीट का बटन जैसे ही प्रेस करोगे तो आपके सामने आ जाएगा कि आर यू श्योर यू परमानेंटली वांट टू डिलीट। आप इसको यस कर दो, रिलेशनशिप डिलीट हो गई। अब दोबारा से अगर आपने रिलेशनशिप बनानी है तो दोबारा से लेकर ड्रैग करके इधर ले आओ, दोबारा से बन जाएगी। किसी और टाइप की बनानी होगी उस टाइप की बन जाएगी। ठीक है जी, ज्वाइन टाइप में आप इधर से चेक कर सकते हो। ठीक है जी, कि ये आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, इनमें से आप कोई भी चेंज लाना चाहो तो वो ला सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, और उसके बाद आप करोगे क्रिएट पे तो ये क्रिएट हो जाएगी। तो ये तरीका था रिलेशनशिप्स बनाने का। ठीक है जी, जो 1 to many, 1 to 1 और many to 1 रिलेशनशिप्स हैं वो हम इस तरीके से बनाते होते हैं। ठीक है जी, टाइम आप लोगों का क्योंकि 40 मिनट्स का पूरा हो गया है तो मजीद आप लोगों का टाइम नहीं लेते हैं, बस इधर ही जो है वो एंड करते हैं लेक्चर को। और इंशाल्लाह कल जो है फिर हम मजीद, कल से हमारा सारा काम क्योंकि प्रैक्टिकल है तो सारा प्रैक्टिकल ही होता रहेगा, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि फॉर्म्स भी कल ही लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट कर लें। ठीक है जी, ठीक सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज।